माननीय राहुल गांधी जी अब दस्तकारों के बीच में तशरीफ ला रहे हैं। मैं अपने सभी दस्तकार साथियों से कहूंगा कि वो ताली बजा करके माननीय राहुल गांधी जी का स्वागत करें। माननीय राहुल गांधी जी हमारे दस्तकारों के बीच, आप ताली बजा करके मुस्तकिल ताली बजाते रहें। ये माइक दे दो किसी को। विकास विकास हाँ ठीक है विकास बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। अरे आप बैठ जाइए भाई, आप लोग बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। भैया बैठिए सर, बातचीत भी शुरू करना है। नहीं, मुझे कुर्सी की जरूरत नहीं। लाइए सर, असलम भाई, असलम भाई माइक देख लिया आपने? जाओ यार, माइक पहन लूं मैं? एक सेकंड भैया, माइक पहनने दो। नमस्कार। हाँ नमस्कार, चलो। अब भैया बातचीत भी शुरू करनी है। देखिए आमतौर से क्या होता है, नेता आ जाता है, भाषण दे जाता है और चला जाता है। और मैंने सोचा कि क्यों ना हम आपसे बात करें और क्यों ना हम थोड़ा आपकी जो मुश्किलें हैं उनको भी समझ लें। सुझाव, आपके सुझाव से हमें भी थोड़ी समझ आएगी और शायद हम आपकी थोड़ी मदद कर पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ आया। इससे पहले हमारी काफ़ी बैठकें हुई, ऐसी बैठकें अलग अलग लोगों से, युवाओं से, महिलाओं से, SC ST, माइनॉरिटी, वर्कर, अलग अलग लोगों से ऐसी चर्चा हुई जिसमें हमने अपने मैनिफेस्टो की बात की। पहले क्या होता था, मैनिफेस्टो बंद कमरों में बनता था और आपसे कोई पूछता नहीं था। कांग्रेस पार्टी का जब मैनिफेस्टो बनता था, जब 2004 में, 2009 में बनता था, तो वो 5-6 लोग उसको बनाते थे बंद कमरे में, एक्सपर्ट जिनको कहते हैं। और मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको थोड़ा खोल दें, 5 लोगों के बजाय हम 5 लाख लोगों से क्यों ना पूछें। और इस बार मैं खुशी से कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बना है उसमें 5 लाख लोगों की कम से कम आवाज है। पहली बात। दूसरी बात, राजनीति में आजकल जात की बात होती है, धर्म की बात होती है, भाषा की बात होती है, प्रदेश की बात होती है, मगर जो सच्ची इशू है उस पे राजनीति नहीं होती। और सच्ची इशू क्या है कि जो हमारा मजदूर है, गरीब है, उसकी क्या लड़ाई है। अभी मैं आपसे मिलने से पहले मैं कमरे में गया, वहाँ आपकी फैक्ट्री जो है, किसी ने मुझे कहा कि भैया यहाँ पे फैक्ट्री है। अब देखिए, ये फैक्ट्री नहीं है, ये कमरा है, ठीक है। और इस कमरे से आप लोग अपने ज्ञान के साथ, अपनी शक्ति के साथ चीन की फैक्ट्री से लड़ाई लड़ रहे हैं। और
ये फैक्ट्री छोटी वाली इसलिए जिंदा है क्योंकि आप लोग रोज गर्मी में अपने पसीने के साथ लड़ते हो। जिस प्रकार से आपको सपोर्ट मिलनी चाहिए, जिस दिन यहां वो सपोर्ट मिल जाए तो ये छोटे छोटे छोटी छोटी जो हमारी फैक्ट्रियां हैं ये चाइना की फैक्ट्री को लुढ़का देंगी। मगर हिंदुस्तान की राजनीति में ये बात नहीं होती। ये सवाल नहीं उठता कि भाई इसका इन छोटी छोटी फैक्ट्रियों को हम शक्ति कैसे दें और जो सच्ची मुश्किलें हैं उनको हम कैसे ठीक करें। तो मैंने सोचा, भाषण तो मेरे हो रहे हैं, यूपी में हो रहे हैं, बाकी देश में हो रहे हैं, मैंने सोचा जहां भी हमारे मजदूर लोग हैं जो अपना पसीना देते हैं, रोज काम करते हैं, कुलियों से मैंने बात की, गुजरात में मैं गया, वहाँ पे जो नमक का काम करते हैं उनसे बात की। तो मैंने सोचा कि जो कमज़ोर लोग हैं उनकी भी सुननी चाहिए और उनसे समझना चाहिए कि भाई हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अंत में जो हमें राजनेता कहा जाता है, पॉलिटिशियन कहा जाता है, मगर हम आपके सिपाही हैं। सच्चाई ये है कि जो आपके सिपाही हैं वो आपके लिए आजकल इतना काम नहीं करते, मगर काम होना चाहिए सिपाही का। तो मैं यहाँ आपको, हाँ, ईमानदार सिपाही। तो दो तीन ईमानदारी की आपने बात कही, तो मैंने नमक के मजदूरों से बात कही वो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। देखिए, मच्छी मारों से भी मैंने यही बात बंबई में कही। देखिए, मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है। लोग सोचते हैं कि भाई जादू की छड़ी है, नहीं है मेरे पास, ठीक है। पॉलिटिशियन के पास सिर्फ एक चीज होती है, वो है क्रेडिबिलिटी, उसका शब्द, और कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको यहां झूठे वायदे नहीं करूंगा, मेरी आदत नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें। और मैं जानता हूं, देखिए, मैंने राजनीति 2 दिन की नहीं करनी है, मैंने 10-15 साल की करनी है। तो मैं जानता हूं मैंने आपको झूठा वायदा यहां कर दिया तो अगली बार आऊंगा तो आप मुझे जूता मारोगे, तो मैं वो काम तो करने वाला नहीं हूं, ठीक है। तो वो तो मैं करूंगा नहीं, मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपका जो दर्द है, आपकी जो शक्ति है, उसका सही प्रयोग होना चाहिए आपके लिए और देश के लिए। इसलिए मैं यहां आया। मैंने अब काफी बोल लिया है, काफी खुश हूं, यहां महिलाएं भी बैठी हैं। अब मैं आपकी सुनना चाहता हूं, मैं अब शांत हो जाऊंगा। अगर मेरे लिए आपके 2-3 सवाल हों आप पूछ लीजिए, मगर मैं समझना चाहता हूं आपकी मुश्किलें क्या हैं। अंदर मैं जब गया, मुझे बताया कि भाई हम यहाँ मजदूरी करते हैं, हमें पैसा नहीं मिलता है, पैसा ऊपर वालों को मिलता है। तो ऐसी इश्यूज हैं। वहाँ पे गर्मी की बात उठाई, मतलब वहाँ मैं 2-3 मिनट खड़ा हुआ, पसीने निकलने शुरू हो गए। वहाँ पे वो बेचारा 24 घंटे साल भर काम करता है। तो ये जो आपकी मुश्किलें, जो आपका दर्द है, ये आप इसके बारे में आप मुझे बताइए। ये मेरी यहाँ कंपार्टमेंट में घुस जाएगा और जब भी मैं मतलब डिसीजन लूँगा, काम करूँगा, अब ये मेरे दिमाग में होगा कि भैया मुरादाबाद में लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी भी सोचनी चाहिए। तो अब आप शुरू करिए सर। नहीं, 1 सेकंड भैया, मेरी आदत है। सबसे बुजुर्ग यहाँ कौन है? जो सबसे एक्सपीरियंस्ड है उनसे पहले पूछना चाहिए। वहाँ बैठ के बोलिए, या बैठ के या वहीं खड़े होके बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं लंबी बात नहीं कहूँगा कि टाइम साहब के पास कब है, मैं इतना कहना भैया चाहूँगा। टाइम बहुत है मेरे पास, टाइम की कमी नहीं। आधे घंटे का ऐलान था। जब भी मैं जाता हूँ, जब भी आप राजनेताओं से बात करते हो ना, तो कहते भैया टाइम कम है मेरा। टाइम किसी का कम नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ का मुरादाबाद का जो आर्टिजन है, मेहनत कश तो है ही, और अपनी मेहनत से दूसरे मुल्कों तक अपनी पहचान भी देता है। और ये भी कहना चाहूँगा कि आर्टिजन को जो फ़ायदा मिलना चाहिए था अब तक वो नहीं मिला। मैं अपना खुद कौमी एकता पे मनोरम बनाता था और आपके पिताजी को मैंने दिया था हिंदू मुस्लिम एकता पे।
इसके अलावा मेरी 40 साल की 50 साल की जो तजर्बा है काम का, वो मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जो आप मदद कर सकते हो, जो आपने देखा है, जो लोग सुझाव आपको देंगे, उसमें आपसे मैं अनुरोध करूँगा कि आप इनका पूरा ताउन करें। जय हिंद, जय भारत। देखिए सर, हम लोग मेहनत बहुत करते हैं। भैया मुझे आप सर मत बुलाओ। मेरा नाम है, आपके बेटे हैं, आपके बेटे। मेरा नाम है राहुल है, नाम का प्रयोग करो। मैं आपका सर नहीं हूँ, आप मेरे सर हो, बुजुर्ग हैं आप। यहाँ जो समस्याएं हैं हम लोगों की, वो आप करीब करीब से देख चुके हैं। अब जो परेशानियां हैं, जो मेहनत कश यहाँ का किस कदर परेशान है। आपने एक अच्छा आर्टिजन क्रेडिट कार्ड का काम किया था, और वो जो काम था उसमें बैंक ने हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया कि अगर किसी को 50,000 दिए तो उसे 4 किस्तों में दिए, या 1 लाख दिए तो उसे 20 बार बुलाया, बैंक के अंदर परेशान कर करके पैसा दिया गया। उस पैसे की बर्बादी हुई, उसके बाद में बाढ़ आई, उसमें लोग परेशान हुए। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अब ये लोग इस स्थिति में नहीं हैं, इनके हालात इतने ख़राब हैं और महंगाई से इस कदर परेशान हैं ये लोग कि आप इनके लिए कोई पैकेज आप दे देंगे तो इन्हें कुछ राहत मिलेगी। और एक आपसे अनुरोध और है कि आप कोई ऐसी आर्टिजन कॉलोनी बना दीजिए ताकि ये हमारी जो घरेलू इंडस्ट्री थी, जो बर्बाद कर दी गई है, और ये सरकार के सब इल्म में होगी, सरकार सब जानती है, उसे दोबारा से आप इंडस्ट्री को कायम कर देंगे तो हम अपने बड़ों का, बच्चों का सब हर तरह से पालन पोषण कर सकेंगे। हम किसी के आगे हाथ फैलाने लायक नहीं रहेंगे, मेरा आपसे ऐसा मानना है। तो जो आपने कहा कि इंडस्ट्री कोलैप्स करी है, इसका मेन कारण क्या है? सर इसके लिए मैं 2 मिनट चाहूँगा आपको। हमारे बुजुर्ग नासिर साबरी साहब हैं, आपने जो आर्टिजन्स लोन के बारे में बताया है, आर्टिजन लोन का जो था, आर्टिजन क्रेडिट कार्ड योजना वस्त्र मंत्रालय द्वारा चालू की गई थी और पीएनबी के साथ टाई अप करके मुरादाबाद में उसको लागू पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन सर यहाँ जो सबसे बड़ा फॉल्ट हुआ ये हुआ कि जो यहाँ ऑडिटर लगाए गए, उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ऑडिटर्स को यहाँ सर्वे में लगा दिया, जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ़ नहीं थे कि कौन क्या है, कैसे है। कुछ पैसा ऐसे मिसयूज़ हो गया कि उसकी रिकवरी कैसे मिसयूज कैसे हुआ? जो लोगों का सिलेक्शन किया गया, गलत लोगों को दे दिया, गलत लोग उसमें चयन हो गए। और दूसरा ये किया कि पंजाब नेशनल बैंक ने, क्योंकि हमारे जो आर्टिजन्स हैं वो ज़्यादातर कम पढ़े लिखे लोग हैं, गैर पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन्होंने उस पैसे को सेविंग अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट जो लिमिट का था, आधा पैसा उन्होंने सेविंग अकाउंट में डाल दिया, उसका एटीएम दे दिया, आधा पैसा क्रेडिट अकाउंट में डाल दिया। तो जो क्रेडिट अकाउंट से निकल करके सेविंग में चला गया, उस पर ब्याज चढ़ना शुरू हो गया। तो जो ओरिजिनल पैसा पड़ा हुआ था क्रेडिट अकाउंट में, वहाँ से वो पैसा माइनस होने लगा और पब्लिक के पास में नहीं पहुँचा, जिस वजह से आधा पैसा इंटरेस्ट में ख़त्म हो गया, आधा पैसा गैर ज़रूरी लोगों तक चला गया। तो जो असली लोग थे, जो मुस्तहिक लोग थे, जिनको चाहिए था, वो उस पैसे को पूरा ना मिलने के कारण उसका सही यूज़ नहीं कर पाए। फिर 2010 में यहाँ बाढ़ आई। हमारे ये पूरा बेल्ट सर जहाँ आप देख रहे हैं, ये पूरा बेल्ट रामगंगा के नदी के किनारे किनारे है, और यहाँ ये जहाँ आप खड़े हैं यहाँ बोट चल रही थी सर, और ये नाव चल रही थी, बोट। इतना पानी 10-12 फुट पानी यहाँ मौजूद था सर। ये सीढ़ियाँ जो देख रहे हैं, इसका पहला कोना पानी में था सर। यहाँ इतना पानी होने के बावजूद ये जितना भी आप मकान छोटे छोटे नदी के किनारे देख रहे हैं, ये सब आर्टिजन्स बेल्ट है सर। इसके किनारे किनारे काफ़ी दूर तक, किलोमीटर के हिसाब से आप चले जाइए, ये आर्टिजन बेल्ट है। यहाँ 2.5 से 3 लाख लोग रहते हैं, उसमें मैक्सिमम लोग आर्टिजन्स हैं। उनका बर्बाद हुआ। आर्टिजन्स ने अपनी एप्लीकेशन पंजाब नेशनल बैंक को दी कि हमारा आपने लोन करते समय ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराया था, जिसमें बाढ़, भूकंप, आग सब शामिल था, उसका हमें इसका रिवर्स दिलवा दीजिए। उन्होंने नहीं सुना, उस एप्लीकेशनों को डाल दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा जो हमारे साथ डिफ़ॉल्ट किया गया सर, वो ये किया गया कि जब आर्टिजन्स का खाता खोला गया तो उनसे कुछ फार्मों पे साइन करा करके उनकी LIC करा दी गई, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा दी गई, और उसकी एक किस्त तो उन्होंने हमारे खाते से काट ली।
बाकी जो पेमेंट किस्त जमा होनी थी 3 साल तक, वो उन्होंने जमा नहीं की और वो भी बर्बाद हो गई सर, उसका भी कोई वापसी नहीं मिली। ये जब हम लोगों ने पूरे प्रूफ निकाल करके उनको दिए तो वो अब सख्ती करते हैं और आरसी कार्ड दी और पब्लिक के साथ बदतमीज़ी हो रही है। पब्लिक आर्टिज़न घर छोड़ के भाग रहा है, बीवी बच्चे उसके यहाँ बेचारे परेशान हैं, वो दूसरे शहरों में जा कर के काम कर रहा है। ये इस तरफ से बर्बादी का एक सिलसिला शुरू ये हुआ। जब चीन में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई बड़े तौर पे, इसका आपको इफेक्ट पड़ा? या सर बिल्कुल बड़ा, क्योंकि हम सर किसी और को दे दे माइक। जी सर। अब आपने काफी बोल लिया। सर जब चाइना की इंडस्ट्री हमारे बीच आई, किस साल ये सर 2005-2004 में जब चाइना आपको ने पता मूव- लगा? जी चाइना ने मूव करना शुरू किया, उसने हमारी तरीके की आइटमें और धातुओं में बनाना शुरू करी और मेटल में बनाना शुरू करी। और मेटल में? जी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2004 के सर्वे में हमसे कहा कि आप भी अपना मेटल चेंज करिए, क्योंकि आप अपना मेटल नहीं चेंज कर सकते क्या? नहीं कर सकते कर सर। सकते हो। लेकिन हमारे पास जो मेटल था वो था बिरास अपने आप में कोई मेटल नहीं है। हाँ, वो कई alloy। चीजों को बनाना पड़ता है मेटल, और जब हम बिरास का काम करें, लेकिन जब बिरास हमने स्टार्ट किया था तो बिरास 82 रुपया किलो था, आज बिरास का रेट 340 रुपया किलो है। तो ऑलरेडी जो चीज़ हमारी 100 रुपये में बनती थी वो 400 रुपये में तैयार होने की। अब हमने 2004 के बाद में एक विकल्प तलाश किया, एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम 250 रुपये, आज के टाइम में 150 रुपये किलो हो गया। आज चाइना हमसे टक्कर नहीं ले पा रहा मार्केट के अंदर। जो सस्ता आइटम हम लोग बेच रहे हैं वो चाइना नहीं ले पा रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम का। लेकिन हमारे मगर एल्यूमिनियम से क्या क्या बनता है? एल्युमिनियम से सारा गिफ्ट आइटम बनता है, सारा एल्युमिनियम से? हाँ सर, सारी चीज़ बनती है, जिसमें टेबल लैंप्स होता है, फ्लावर वेस्ट होता है, जिसमें डिशेस होती हैं, जिसमें पॉट्स होते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ जो हमारे यहाँ सिस्टम सर चाइना से विपरीत है। वो क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ की जो मार्केट है वो सिर्फ 4-5 मार्केटों को फोकस करती है, जैसे यूएसए को करती है, जर्मनी को करती है। हमारी मार्केट डोमेस्टिक मार्केट नहीं बन पाई। मैं ये कहना चाहूँगा खास करके सर, यूँ नहीं बन पाई क्योंकि जो हमारा एक्सपोर्टर्स है उसको सरकार के द्वारा पूरे दुनिया का वीज़ा एक साथ नहीं दिया गया। अगर उसको वीज़ा एक साथ दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ नहीं, वीज़ा एक साथ मतलब इंटरनेशनल वीज़ा, उसके बिजनेस वीज़ा अगर उससे पूरे वर्ल्ड का दिया जाए, जैसे मगर बिजनेस वीज़ा वर्ल्ड का तो होता ही नहीं है। तो सर इसीलिए मैं चाहता हूँ एक पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए जो डोमेस्टिक मार्केट पूरी, जैसे मैं आपको बताऊँ चाइना का मैटर क्या है। चाइना को जब डोमेस्टिक मार्केट में कोई चीज़ उतारनी भेजती है, एक मिनट डॉक्टर साहब बात कर लीजिए, जो डोमेस्टिक मार्केट में भेजना पड़ता है तो उनके एजेंट नीचे तक आते हैं। हमारे लोग कुछ मार्केट को फोकस करते हैं, कुछ मार्केट रह जाता है। हमारा मुद्दा वहाँ, जब हमारे पास मार्केट में काम कम आता है तो हमारे आर्टिसन पे उसका असर पड़ता है। जैसे भाई ने बताया यहाँ बाढ़ का मैटर था, ये 9700 दस्तकार यहाँ मौजूद हैं जिनके ऊपर अब पैसा रह गया। 85 करोड़ रुपया मात्र निकल रहा है। मुझे खूब याद है 2006 में किसान का 72,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने माफ़ किया था। 2010 के अंदर 38,000 करोड़ रुपया बुनकर का माफ़ किया था। मात्र 85 करोड़ रुपया इन दस्तकारों का है। और जो गाइडलाइन इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय किया था, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने GSTME के अंतर्गत जिसको तय किया था कि अगर इनको कोई नुकसान होगा तो उस नुकसान की भरपाई ये GSTME करेगी। ये सारा पूरा डिटेल्स हमने इसमें दिया है, और इससे पूर्व में जितनी बार कोशिश की गई है सारी आर्टिस्ट की ओर से भी करा गया है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर। और जब भी हम लोगों ने बहुत सी बार आपसे ये मुलाकात करके इस मुद्दे को हमने देखा है, और मैं समझता हूँ अगर दस्तकार ये, क्योंकि ये शहर कई चीज़ों में अलग अलग ताल्लुक़ रखता है सर। ये जिगर का शहर है, जिसको जिगर मुरादाबादी के नाम से दुनिया जानती है। ये शहीदों का शहर है, ये सूफी अम्बा प्रसाद, और ये पहला ऐसा शहर है जिसके अंदर उर्दू का अखबार पहली बार शायद सितारे हिंद सूफी अम्बा प्रसाद ने। ये आज वो धरती जहाँ दस्तकार परेशान है और आपसे आस लगाए हैं। मैं समझता हूँ आपकी कोशिशें इन दस्तकारों के हित में मील का पत्थर साबित होगी। अल्लाह हाफ़िज़। भैया कोई पीछे से कोई बोलेगा? पीछे से आप बोलेंगे? नहीं, उनको लीजिए सर। हेलो सर, राहुल जी। ये आपका क्या है बैच? पीतल पीतल मजदूर, ठीक। मैं सोच रहा हूँ कोई अफसर या कोई बोल रहा है। एक सवाल करना चाहता हूँ। ये पीतल मजदूर यूनियन को जो लोन दिया गया, कुछ इसमें ऐसे भी फाइल्ड हुए कि जो कम पढ़े गए लोग थे, ATM कार्ड जो है उससे जो पैसा लेने गए लोग, कम पढ़े गए लोगों ने ATM बदल दिया, दूसरे का पैसा दूसरे आदमी लोगों ने भी निकाल लिया गया। मतलब जो मजदूरी नहीं करते, जो कम पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जानकारी नहीं थी जो इसका कोड वर्ड होता है, तो उन्होंने दूसरे से पैसा निकलवाया, बेदहानी में उन्होंने दे दिया, दूसरे ने भी पैसा निकाल लिया गया। अच्छा, ये भी इसमें फॉल्ट है। तो उनको ठग लिया है जी, तो उसका पैसा ले गया, चोरी कर लिया। इसमें भी बहुत लोग नुकसानदेह हुए हैं। मतलब ATM कार्ड के माध्यम से
मतलब उसको समझ नहीं आई, उसने एटीएम कार्ड ले लिया उसका और बस चालू कर दिया। हेलो सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, आपका शुक्रिया आपका मुरादाबाद आने पर। और सबसे बड़ी कमजोरी हमारी मुरादाबाद की कम पढ़ा लिखा होना है। यहाँ के बच्चे जो हैं आर्टिजनों के, वो पढ़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। तो कोई ऐसी स्कीम बनाया जाए सर कि बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, आर्टिजनों के लिए बहुत कम मुनासिब दामों पर उसकी पढ़ाई लिखाई हो जाए। यहाँ की पढ़ाई इतनी महंगी है मेन सर। प्रॉब्लम ये इंग्लिश मीडियम की बात जी है। सर। आपके लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं, मतलब हाँ। बातचीत नहीं हो पाती, जी हाँ। मार्केट से आप जुड़ नहीं सकते। जी जी। तो कोई ऐसी आप व्यवस्था करें सर कि आर्टिजनों को कम से कम खर्चे में अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो सके। ये हमारी आपसे दरख्वास्त है। धन्यवाद सर। कौशल, विल यू मैनेज द माइक प्लीज? सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप मुरादाबाद में आए, और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी हमारे साथी ने कहा है कि कॉलेज का यहाँ पर होना ज़रूरी है, और मैं अपनी सारे आर्टिज़न की तरफ से कहना चाहता हूँ कि बहुत जो है मतलब सबसे पहले पढ़ाई तो है ही, हमारे साथ सर एक ये भी होना चाहिए कि स्वास्थ्य के लिए कोई आर्टिज़न के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा जो है कॉलेज मतलब जो है अस्पताल होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है साहब। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। भैया एक बात मुझे बताइए, हिंदुस्तान में इंजीनियर की इज्जत होती है, डॉक्टर की इज्जत होती है, मगर जो आर्टिजन है उसकी इज्जत क्यों नहीं होती? कारण क्या है इसका? अब जिससे भी मैं मिलता हूं कहता है भैया मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। सर क्यों मतलब आर्टिजनशिप के लिए? आर्टिजन्स में सर बात यह है कि एक तो इसमें मजदूरी कम है, दूसरी बात जैसे आज आप हमारे बीच में आए हैं, पहली बार जिंदगी में शायद कोई इतने बड़े लीडर हमारे बीच में आए हैं। अगर ये आवाज़ पहले सुन ली गई होती तो शायद ये आर्टिजन्स इस मुकाम पे नहीं खड़ा होता। मेरा सवाल मैं आपको दूसरे तरीके से एक सेकंड। मैं कुछ साल पहले जापान गया था, ठीक है, और जापान में सबसे ज्यादा इज्जत उनकी की जाती है जो आर्टिजन होती है। मतलब वो जो उनकी तलवार होती है ना, जो तलवार बनाता है उसकी वो सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं। जो छोटा छोटा अच्छा काम करते हैं उनकी वो ज्यादा इज्जत करते हैं। मगर हिंदुस्तान में इंजीनियर की, डॉक्टर की, लॉयर की इज्जत होती है, मगर जो अपने हाथ से काम करता है उसकी इज्जत नहीं होती। मगर इसका कारण क्या है? मैं क्या समझ, कारण क्या है इसका? भैया आपने बोल दिया है, नहीं सबको चांस देना। सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ, आपने भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के द्वारा सन 2009-10 में मुरादाबाद मेगा क्लस्टर स्कीम निकाली, जिसमें 107 करोड़ रुपए की ग्रांट मुरादाबाद को दी गई, मगर उसमें आर्टिजन्स के ग्रुप को, सिर्फ एक ग्रुप को तो यहाँ 2.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया गया, वो भी रॉ मटेरियल बैंक का। यहाँ कच्चा माल अवेलेबल नहीं है। हम ये चाहते हैं, यहाँ पे एक ब्रासवेयर कॉर्पोरेशन हुआ करती थी, वहाँ लोग दस्तकार जाते थे, अपना रॉ मटेरियल ले लेते थे सस्ते दामों पर, मगर एक रॉ मटेरियल बैंक आपके द्वारा भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई। मगर अफसोस की बात यह, अधिकारियों ने उसको 2009 से 10 तक अब तक 34 लाख रुपए बिल्डिंग बनाने की और 50 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल दी, जो कि 4 लाख दस्तकार जो 5,000 करोड़ की एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसे में 50 लाख रुपए से रॉ मटेरियल क्या मिलेगा? दूसरी बात, आपकी जो मिनिस्ट्रियां हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री वाले टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की नहीं सुनते, सांसद जी को हम लेके जाते हैं, आपसे तक तो हमारी पहुंच नहीं हो पाती, मगर जहां हम लोग धक्के खाते हैं वहां हमारी सुनी नहीं जाती। आज 5 साल में मुरादाबाद मेगा क्लस्टर स्कीम के नाम पे लॉन्च हुआ, तमाम मंत्री जी आए यहाँ पर, शंकर सिंह बघेला जी आए, मिस्टर के.एस. राव जी आए, मगर AC 5 स्टार होटल और यहाँ गए, इनाग्रेशन हुए, मगर दस्तकारों तक उसका लाभ नहीं मिल पाया। 107 करोड़ में 40 करोड़ रुपए तक डिसबर्स हुए, जबकि अगर वो पैसा डिसबर्स हो जाता इस 5 साल की आपकी सरकार में, तो ये जो दस्तकार हैं या शायद इन लोगों को कुछ उसका फ़ायदा मिल चुका होता। तो आज आपसे ये कह रहे होते कि सर हमको वहाँ से रॉ मटेरियल मिलता है, वहाँ से ट्रेनिंग मिलती है, वहाँ से फला चीज़ मिलती है, आपके 7 प्रोजेक्ट हैं। भैया बैजू जी ये बोलना चाह रहे हैं। अच्छा आप बोलिए पहले। नहीं बोलिए बैजू। मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, मेरा 40,000 का लोन हुआ था। 40,000 जी, वो मैं करीब बैंक में 15,000 रुपये दे चुकी, वो मैं बिल्कुल अंगूठा छाप हूँ, कुछ मुझसे आता नहीं है, और उसका कोई नाम पता कुछ नहीं। अब रोज़ घर पर आदमी आ रहा है बैंक के, कभी वो जो हों दूसरे वो तहसील वाले, वो रोज़ आ रहा है सुबह शाम। मेरा पूरा घर बीमार पड़ा है इसी हैबत में।
पैसा कहाँ से जाएगा। और 50 साल की करीब मेरी उम्र आ चुकी। आप बहुत नेता बदले सभी रंग के, मगर एक पाँव से ही टिके खड़े रहे। ना बाप की छत रही, बेछत रहे, और आज मियाँ के घर आए हैं उसका चार दीवारी भी नहीं है। इतनी कॉलोनी लोगों को मिल चुकी है, मगर जो असली लोग हैं उनको कोई सही वाला पहुंच नहीं पाने दे रहा है। लोग उनकी कोशिश बिल्कुल आम आदमी करें। आज तक छत के नीचे एक पाँव से ही खड़े हैं। 50 साल की करीब मेरी उम्र होगी, आपके सामने खड़ी हूँ। मुझे आपको देख के ऐसा लगा पेट भर गया। मैंने देखा तो पेट भर गया मेरा। मुझे ऐसा लगा कि मेरा कर्ज माफ़ हो नहीं हो, मगर मैंने आपको देख लिया। मुझे ये उम्मीद थी कि मैं कोई करीब से देखूँ किसी को, समझ गया। और मुझे कोई कॉलोनी वलोनी मिलनी चाहिए जो मैं अपने दोनों पाँवों से खड़ी हो जाऊँ कहीं पे। 2 मेरे बच्चे हैं। 60 साल का मेरा आदमी छिलाई करता है हाथ की, ये जानते होंगे पीतल वाले लोग हाथ की छिलाई करते हैं पीर गैब में। हाथ की छिलाई क्या ये जानते हैं मतलब? वो जी फाइलिंग जी हाथ की छिलाई करते हैं। 50-60 साल के मेरे आदमी है करीब। मैं उनकी दूसरी बीवी हूँ। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक को सांस का मरज़ है और एक का मेरा ऑपरेशन हो चुका है। मेरे दोनों बच्चे घर ही पड़े हैं। आपको कि कोई डर खौफ किसी नेता को हो तो मेरे घर जाके मुझे गाड़ी के साथ भेजें और इंक्वायरी मेरे बाप के घर तक की और मेरे मियाँ के घर तक की कर लें। कोई झूठ बांटने के लिए फ़ौरन हमारे सब गोली मार दें, हम तैयार हैं मरने को पूरा कर। सर, ये जो आपने सवाल किया कि असील आर्टिज़न को लोग क्यों नहीं पहचानते, उसकी वजह यह है मेहनत करके दस्तकारी दिखा के सारे हुनर हम दिखा के एक आइटम हम बनाते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट एक एक्सपोर्टर लेता है। विदेशों से अवार्ड भी एक्सपोर्टर लेता है, क्योंकि दस्तकारी कला हमारी और ड्रा बैग की शक्ल में मुनाफा भी एक्सपोर्टर लेता है। हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहां आज 60 साल पहले हमारे बाप दादा खड़े थे, आज वहीं खड़े हैं। हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। मैं आपको एक कहानी बताऊं? हाँ, मैं कहानी बताता हूं आपको एक। तो कुछ साल पहले जो हमारे देश के जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं वो विदेश गए और वहाँ पे उन्होंने, जैसे फैशन का शो होता है, उन्होंने अपने मतलब कपड़े दिखाए और अखबार में आया विदेश में कि वो जो लोग देख रहे थे, जो मतलब विदेशी लोग थे जो फैशन शो में देख रहे थे, उन्होंने बहुत, ये जो फैशन डिज़ाइनर थे इनको बहुत बुरी तरीके से कहा कि भैया इनको तो काम नहीं आता, इनको मतलब कहा कि इनको काम नहीं आता है। मैं एक लड़के को जानता हूं, इटली में ये फैशन डिज़ाइन का काम करता है। मैंने उसको फोन मारा और मैंने उससे कहा देखो भैया, अब पहली बार एक यहाँ पे हिंदुस्तान से फैशन डिज़ाइनर आए हैं और उन्होंने आपके सामने अपने कपड़े दिखा दिए और उनका जो चमड़ी है, उनकी चमड़ी सफ़ेद नहीं है, उनकी चमड़ी ब्राउन है, तो आपने कहा कि ये बेकार काम। तो उसने मुझे कहा कि राहुल आप तुम समझे नहीं। मैंने कहा नहीं, वो आई है, उसने अपने कपड़े दिखाए हैं और तुम लोगों को जलन मच रही है कि भाई अब हिंदुस्तान से उसने अपने कपड़े दिखाए हैं और तुम लोग अब उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो कि कपड़े बेकार। उसने कहा नहीं। तो फिर मैंने उससे पूछा बताओ अगर ये नहीं है तो क्या है? तो उसने मुझे कहा देखिए, मुझे इटली में फैशन डिज़ाइनर कहा जाता है, मगर मैं फैशन डिज़ाइनर नहीं हूं, मैं टेलर। और मेरी इज्जत क्यों होती है? मेरी इज्जत होती है इसलिए क्योंकि जब मैं कपड़े को ऐसे छूता हूं, मैं कपड़े को समझता हूं। जब मैं कपड़ा देखता हूं, जिस प्रकार से वो कपड़ा गिरता है, मैं उसको समझता हूं, कपड़े को पहचानता हूं। जिस व्यक्ति को आपने यहां भेजा है, ये फैशन डिजाइनर जरूर है मगर टेलर नहीं, और मैं इज्जत करता हूं टेलर की। और उसने मुझे कहा आप एक ऐसा काम करो राहुल,
अगर आप चाहते हो कि हम सब ताली बजाना शुरू कर दें, तो वो जो आपका टेलर बंद कमरे में बंद पड़ा हुआ है, जिसको आप छुपा के रखते हो, उसको आप हमारे सामने कर दो, क्योंकि वो आर्टिजन है, उसको समझ है। जिसने आपको भेजा है वो टेलर नहीं है। आप मेरे पास, हमारे पास टेलर भेजिए और आप आर्टिजन की इज्जत करना शुरू कीजिए, हम ताली बनाना शुरू कर देंगे। तो ये उसने मुझे बताया, और शायद काफी गहरी बात थी कि जो लोग जिनके पास जानकारी है वो बंद कमरों में है, और जिनके पास जानकारी नहीं है वो आगे। और यही शायद यहां हो रहा है। अब एक्सपोर्टर की भी जगह है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फैशन डिजाइनर की, एक्सपोर्टर की जगह नहीं है, मगर आर्टिजन की इज्जत की भी जगह है, क्योंकि सच्ची आप में है। हम किताब को सिर पे लगा देते हैं, किताब में ज्ञान होता है, मगर आपको हम सिर पे नहीं लगाते। आप में भी ज्ञान है, आर्टिजन में भी ज्ञान है। सॉरी, मैंने बीच में बोल दिया, बताइए। और सर दूसरी वजह यह है इसकी कि हमारे घर घर काम हुआ करता था पहले, जो छोटे छोटे मशीनरी पे काम करते थे, आज वो करोड़ों रुपए की मशीन हमारी कबाड़ों में बिक रही है। उसका कारण है बिजली की परेशानी। उसकी वजह यह है कि बिजली इतनी महंगी कर दी गई कि हम अगर एक मोटर लगा के उसका मीटर लगाते हैं तो हम पे 1500-1600 या 2000 रुपये हर महीना देना पड़ेगा, क्योंकि काम हफ्ते में केवल 2 दिन होता है, महीने में 4 दिन होता है या 5 दिन या 1 हफ्ता होता है। वो बिल गरीब आदमी नहीं चुका पाता, उसके घर छापा पड़ता है, उसकी मशीनरी कबाड़ में बिक जाती है। आज घर घर से हमारी फैक्ट्रियाँ छोटी छोटी जो मशीनरी पे काम करते हैं सारी ख़त्म होती जा रही हैं। और आज मीलों दूर बैठे हुए एक्सपोर्टर ने अपना सारा सेटअप लगा रखा है और वो पेपर में दे देते हैं कि जिसको 5 साल का ज्ञान हो वो आए और यहाँ पे काम करे। मैं 60 साल का बूढ़ा वहाँ पे कैसे काम करने जाऊँगा, किस तरह से जाऊँगा वहाँ जो 20 किलोमीटर पे बैठा हुआ फैक्ट्री लिए बैठा है। आप खुद इस बात का फैसला कीजिए। ये मशीनरी थी, ये जो आपकी मशीनरी थी, किस चीज़ की मशीनरी? मशीनरी जैसे कि मसलन पॉलिश करना, बिरास को चमकाना। ये देसी मशीन होती है, बाहर की होती है? देसी मशीन, या जैसे उसको फिनिशिंग करना, सिलाई जिसे हम बोलते हैं। इस फाइल मतलब वो जैसे अब उसमें होता क्या है, एक मशीन, लेथ मशीन जैसी जो घूमती है, एक मोटर लगा हुआ है, उससे हम मतलब 6 मशीनें चलाते हैं, उस पर बेल्ट चढ़ा के। मैंने देखा वहाँ पे एक बेल्ट पड़ी थी। हाँ, इसी तरह से चलाते हैं। लेकिन बिजली इतनी महंगी कर दी कि हमारा जीना मुहाल हो गया और इसीलिए चोरी बढ़ी है। सर हम चाहते हैं बिजली हो, हर दरवाजे पे मीटर लगना चाहिए, हर दरवाजे से पैसा लेना चाहिए। एक गली में 8 मीटर हैं और 100 घर हैं, तो उसमें 8 घरों से सिर्फ केवल पैसा जाता है। बाकी के घर कहाँ से जलाएंगे? कहीं ना कहीं से तो जलाएंगे। लेकिन किराया इतना कम होना चाहिए बिजली का कि हर आदमी खुशी से कहे कि मेरे घर पे मीटर लगाओ और मैं बिल देने के लिए तैयार हूँ। इतनी सस्ती। तो बिजली बहुत बड़ा मुद्दा है। और आपने कहा अगर लंबे तौर पे देखना है तो अंग्रेजी भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपके बच्चों को अंग्रेजी आनी चाहिए कि आपके बच्चे भी एक्सपोर्टर बन पाएं, बातचीत कर पाएं। कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है। हद तो ये है कि ये जो शहर, इंडस्ट्री का शहर, 5000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री, 2000 करोड़ रुपए की डोमेस्टिक मार्केट और 3। भैया आपने बोल लिया, बाकी लोगों को भी बोलने देते हैं। हाँ, और कोई पीछे से? भैया सर मेरा सवाल है आपसे। नमस्ते राहुल सर। नमस्कार जी, मैं यहाँ, मेरा नाम अरीबा अंसार है। मैं आपसे यही एक सवाल करना चाहूँगी कि सर यहाँ भारत सरकार द्वारा मुरादाबाद के दस्तकारों को बिजली पर निर्भर है, इसीलिए जब बिजली चली जाती है दस्तकार कैसे अपना कार्य पूरा कर पाएंगे, इसीलिए मुरादाबाद में 24 घंटे बिजली का उपलब्ध करें। ठीक है सर। देखिए भैया, मुरादाबाद में 24 घंटे बिजली तो राहुल गांधी नहीं कर सकता है, वो समाजवादी पार्टी को करना है, ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, सीधी बात है।
अच्छा हाँ हेलो और हाँ चल हेलो हाँ बोलिए। राहुल जी आपका इस सरजमीन जिगर पे हम सारे आर्टिजन पूरे मुरादाबाद की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप यहाँ लाए, आपका इस्तकबाल करते हैं। समस्या जो है, जैसे आपने आर्टिजनों से रूबरू हो रहे हैं और मेरे पास भी, मैं भी एक खुद आर्टिजन हूँ और मैं जैसे अभी भाई ने ये बताया कि हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है। मैं वेल क्वालिफाइड हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और आर्टिजन भी हूँ। मैंने पहले तालीम हासिल की, उसके बाद में कारोबार किया। आज अभी 15 दिन पहले मेरे पास एक स्वीडन की लेडी सिसेलिया आई थी, उसने मेरे यहाँ स्वीडन सिसेलिया, तो उन्होंने मुझसे मिलने के बाद, मेरे आइटम देखने के बाद में जो काम किया और उसके बाद में उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला दिन ऐसा गुजारा है जो जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसा गुजारा है कि जो आज तक लाइफ में नहीं गुजारा आर्टिजन के बीच में। मैंने जैसा अभी आप सर्वे करने गए उधर, ऐसे ही उन्हें सर्वे कराया था बिल्कुल सामने से, और उसके पिक्चर्स मेरे पास मौजूद है। सर प्रॉब्लम ये है, अभी भाई ने डोमेस्टिक उसका हवाला रखा मार्केट का, कि हम क्यों ग्रोन अप नहीं कर पा रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट के हमारे अंदर हमारी पकड़ क्यों नहीं है, घरेलू बाजार के अंदर हम क्यों नहीं बेच पा रहे हैं। मैं आपको ये यकीनी तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं डोमेस्टिक में भी काम करता हूँ, कि हमें विदेशी ऑर्डरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम अपने डोमेस्टिक में आप ये प्रॉब्लम को पॉलिसी बनाकर सॉल्व कर देंगे। प्रॉब्लम यह है कि हम कोई आदत बनाते हैं, मिसाल के तौर पर वो 100 रुपये का बैठता है, उस पर हमारे ऊपर सेल टैक्स जो है डोमेस्टिक में 14% है, यानी कि वो 114 का हो जाता है, जिसकी वजह से हम नंबर 1 के बिल में नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि आगे महंगा हो गया, वो वहाँ नहीं बिक पाएगा। हम ये चाहते हैं, अब से 3-5 साल पहले मेरे वकील मिस्टर ताज हनीफ ने मुझे ये बताया था कि आने वाले वक्त में सरकार 1% सेल टैक्स कर देगी। जो आर्टिजन ये जितने बैठे हैं, ये अपना माल बनाकर ले जाएं, दूसरे स्टेटों में बेच सकते हैं, ये यहाँ से लेके नहीं जा सकते, उसकी वजह 14% टैक्स वो ये दे नहीं सकते। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि ये जो आर्टिजन है, पिछले 2.5 महीने से एक आर्टिजन की वाइफ, जिसका ट्रीटमेंट मैं खुद दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में करा रहा हूँ, और जिस हॉस्पिटल में करा रहा हूँ उनको सिस्ट है, एक किडनी डैमेज हो चुकी है और एक काम कर रही है, और उसकी वजह यह है कि वो जो बीमारी है उसका इलाज मुरादाबाद में नहीं है। वो एक आर्टिजन की पत्नी है, उसके शौहर का तब से 3 साल पहले इंतकाल हो चुका है, और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने घर का गुजारा कर सके, इसलिए वो जो पॉलिसी के तहत फ्री कराया वहाँ पर सब एवएस में। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी ये मुरादाबाद के लोग हैं और आसपास के जो ज़िले हैं यहाँ से कनेक्टेड, उनके लिए एक इसी जगह पर, ये जो रामगंगा के बाद जगह है, यहीं पर एक हॉस्पिटल बनाए, और जिसका देख रेख सब केंद्र सरकार से हो, ना कि स्टेट गवर्नमेंट से। और मैं स्टेट की बात ये बताना चाहता हूँ, मेरे मुरादाबाद के अंदर ये महानगर है, और इस महानगर के अंदर एक अस्पताल है, जिला अस्पताल, और उसकी कंडीशन ये है कि वहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, MRI, CT स्कैन और DTPA की मशीन है तो आप छोड़ दीजिए, उसके अंदर अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। ये जितने भी कारीगर बैठे हैं यहाँ पर, इनके पास कई बार इतने पैसे नहीं होते कि ये अल्ट्रासाउंड करा सके, जिससे इनकी बीमारी का पता चल सके। ये वही आर्टिजन है। सर अगर आपके पास टाइम होता तो मैं आपको उसकी कंडीशन दिखाता उस लेडी की, तो आपके शायद आंसू निकल जाते देखने के बाद। उसके लिए मैं 2.5 महीने से वर्क कर रहा हूँ पिछले, और अब जाके 16 मई की ऑपरेशन की डेट मिली है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी आर्टिजन हैं, इनके लिए एक हॉस्पिटल यहाँ बने, और वो केंद्र सरकार से, सफदरजंग या ऑल इंडिया से कनेक्टेड होना चाहिए, उसी तर्ज के डॉक्टर वहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के शहर के जितने भी प्राइवेट डॉक्टर हैं सब पैसा बनाने में लगे हुए हैं, ना कि उन्हें ये पता कि इलाज कैसे होगा कैसे नहीं। नंबर 2। नंबर 3 बात मेरी एक और आपसे एक दरख्वास्त मेरी ये है, ये मेन बात ये आर्टिजन के लिए है, मेरे अपने लिए नहीं है, इलाज तुम्हारा ही होगा। और दूसरी बात अहम यह है कि ये जो आर्टिजन का लोन हुआ था, ये बाढ़ आ गई थी अभी, आपको जैसे सब लोगों ने बताया कि बाढ़ का पानी यहाँ तक था, ये सच है, ये सच है। और हम ये चाहते हैं, और ये भी सच है कि जैसा अभी मोहतरमा ने आपको उधर बताया, रोने लगी वो रोहाना हो गई, क्या होता क्या है कि RC कट गई है आर्टिजनों की, सब PNB ने RC काट दी है, जबकि अभी बताया आपको कि उसमें इंश्योरेंस था बाढ़ वगैरह का सबका। जब एक चीज़ दैविक आपदा, अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आए, तो उससे कोई चैलेंज कर सकता? कोई भी नहीं कर सकता। तो हमें ये हमारी मांग ये है आर्टिजन्स की कि वो लोन ख़त्म कर दिया जाए सबका। और ये भी सही है कि उसके अंदर जो लोन बटे थे वो कुछ गलत हाथों में चले गए, ये भी सही है। इसलिए, और जो सही है वो मोहतरमा रोने हार है कि वो अपनी रोटी खाए, या होता यह है कि उसकी RC काट दी गई। RC में ये होता है कि तहसील से जितने भी वो हैं अमीन, वो आते हैं, उल्टी बजाते हैं और जी हॉरर शो बना देते हैं। उसका क्या बना देते हैं? जी हॉरर शो। मतलब इतना डरा देते हैं आर्टिजन को
कि वो मर जाएगा, उसका हार्ट फेल हो जाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। उस इंसान की बात ही नहीं सुनी जाती। वो ये कहता मैं, अच्छा आप बताइए, अगर उसकी जगह आप हो, आपके पास रोटी खाने को नहीं हो, और वो ये कहे कि मुझे किस चाहिए और अभी चाहिए, नहीं तो मैं तुझे अभी पकड़ के जेल में डाले दे रही हूँ, क्या करेगा वो तो मर ही जाएगा, ऑन स्पॉट मर जाएगा। और ऐसा होता है, धोखा दे दे के पहले तो लोन दे दिया, गलत हाथों में दे दिया, गलत तरीके से दे दिया, आधा इधर बांट दिया, आधा उधर बांट दिया, पूरा उसके अंदर नहीं डाला गया, उस अकाउंट के अंदर कुछ दलालों ने खा लिया। बहुत सारे काम राहुल जी आपको नहीं मालूम ऐसे होते हैं कि बीच में दलाल लग जाते हैं। अब ये जाहिल औरत है बेचारी, इसको क्या पता, उसने इससे अंगूठा साइन करा लिया और पैसे निकाल लिए, ज्यादा उसे पता ही नहीं। अच्छा भैया बाकी लोगों अब मैं आपको दे रहा हूँ, बस मैं ये मेरी 3 दरख्वास्तें हैं। एक तो आप सबसे पहले हॉस्पिटल का करें इंतजाम, और जिसके अंदर कैंसर वगैरह का सारे इलाज हो, कोई इलाज ना हो और कोई इलाज ऐसा ना हो जो ना हो, सारे इलाज हो। धन्यवाद। भैया एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ, ये जो यहाँ ब्रास, एक सेकंड भैया बैठिए, एक सेकंड, ये मुरादाबाद में जो ब्रास वर्क का काम शुरू हुआ, बहुत सालों से चल रहा है, ये यहाँ शुरू क्यों हुआ, मतलब यहाँ चालू क्यों हुआ? यहाँ मुरादाबाद में जब ईरान के लोग आए थे, कब, किस साल की बात है? जब मुरादाबाद बसा तो इसका पुराना नाम चौपाला है। ये 4 गांवों का केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर जब आपके सिकंदर आते हैं, इनके शाहजहां बादशाह के, उन्होंने उनके बेटे पर इसको मुरादाबाद का नाम दिया है। यहाँ पे जो उनके फौज के आए थे, उसके साथ में ईरान के कलाकार आए, जितने बेहतरीन दुनिया के कारीगर थे वो यहाँ पर आए। उसके बाद यहाँ से नक्काशी की कला चली और उसको संजोया गया, संवारा गया। हिंदुस्तान में इस कला को जो अगर पहचान दी है तो वो मुरादाबाद। तो ये जो पहले काम करते थे, ये फौज के लिए काम करते थे या किस चीज़ के लिए काम करते थे जो बनाते थे वो? ये कारीगरी जो है, आज आप देखते हैं कि आपके दिल्ली में जितनी नक्काशी होती है बिल्डिंगों के ऊपर, महलों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर, जो बूल बेटे सब बने हुए हैं, वो टोटल हमारे इन्हीं दस्तकारों की देन है। उसी चीज़ को हम लोगों ने मेटल में ढाला और मेटल में ढालने के बाद फिर यहाँ से इस चीज़ को हमने आगे बढ़ाया। और इसके लिए अगर हम जाएंगे बैक में, तो जब आगरा में सन 1960 के बाद में मलका विक्टोरिया आई थी और यहाँ की वस्तुओं को वहाँ प्रदर्शन के लिए ले जाया गया था, उनको वेलकम करने के लिए ले जाया गया था, तब उन्होंने उस कला को देख के कहा था कि ये कला हिंदुस्तान तक सीमित क्यों है, इसको आप हमारे बाज़ारों में भी लाइए। वो कला मुरादाबाद से निकली और उसके बाद में हम पूरी दुनिया पे छा गए। देखिए सर, आपका वेलकम है मुरादाबाद में कि आज आपने हमारे दर्द जानने के लिए हमारे बीच में आए। मैं सिर्फ 5 मिनट अपने तमाम साथियों की तरफ से लेते हुए आपको उन पॉइंटों पे आऊँगा। भैया उसके बाद जी मेरी पब्लिक मीटिंग है, तो मैं भी 5 मिनट बोलना चाहूँगा। बिल्कुल सर, तो आपके बाद खत्म करेंगे, मैं बोलूँगा। जी सर, इसमें हम सबसे पहले आपसे ये चाहेंगे कि हमारे कारीगरों के लिए कोई भी एक सेंटर नहीं है। अगर हम देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में कारीगर हैं, इनके लिए कोई मंत्रालय नहीं है। सबसे पहले कारीगरों के लिए, आर्टिजन के लिए एक मंत्रालय का होना ज़रूरी है। जब मंत्रालय होगा, हमारे सैकड़ों समस्याओं का समाधान होगा। नंबर 1। हाँ, तो आजकल आप कौन से में आते हैं? कॉमर्स मिनिस्ट्री में आते हैं आप लोग? सर, हम लोग वस्त्र मंत्रालय के अधीन आते हैं। उसमें एक उन्होंने डिपार्टमेंट टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जी, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट। टेक्सटाइल में आपका लेना देना क्या है? सर, यही क्वेश्चन है सर, हमारा सबका यही क्वेश्चन है कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से हमारा लेना देना क्या है। हमारे लिए उन्होंने एक छोटा सा डिपार्टमेंट किया, डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट। उसका एक प्रॉपर ऑफिस नहीं है। उसकी डिमांड सर हमने स्वयं जाके आपके सामने दिसंबर में रखी थी, अगर आपको ध्यान होगा। पूरी टीम ने रखी, हमारे मुरादाबाद शहर वालों ने। भैया हैंडीक्राफ्ट में और आर्टिजन में क्या फर्क है? सर, हस्तकला, सर हस्तकला में हैंडीक्राफ्ट जो वो बनाता है, हाथ से काम करना। दस्तकारी उर्दू में कहते हैं सर, दस्तकारी उर्दू का लफ्ज है। सर, इंग्लिश का वर्ड आर्टिजन आ गया, उसको उर्दू में दस्तकारी कह लिया, हिंदी में हस्तशिल्पी कह लिया, संस्कृत में शिल्पी कह लिया। इस तरह से इसके अलग अलग नाम हैं। कुल मिलाकर वीवर, जिसको हम बुनकर के नाम से जानते हैं, आर्टिजन, जिसको हम दस्तकार की आवाज़ देते हैं। आज राहुल जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अकेले मुरादाबाद के दस्तकार की बात करने नहीं आए हैं,
आज आपको यहाँ से वो चीज़ मिलेगी जो पूरे हिंदुस्तान के कारीगरों का आपको मार्गदर्शन होगा, और आप नीति बनाएंगे तो वो अकेले मुरादाबाद के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के कारीगरों को उसका लाभ मिलेगा, और लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं सीधी दिल से निकलेंगी, और वो सब दुआएं आपको मिलेंगी, क्योंकि इनकी समस्या का समाधान। तो दो तीन चीजें, अच्छा आप खत्म कीजिए फिर मैं बोलता हूँ। सर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके उसमें आंसर दे दूँ। मेरा क्वेश्चन ये है जी सर कि आपने एक बात तो कही, एक सेकंड में बैठे, एक तो आपने कहा कि जो हमारे बच्चे हैं जी और हम लोग जो हैं वो बाकी दुनिया से जुड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास अंग्रेजी नहीं है, अलग अलग चीज़ें। उन्होंने कहा कि मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं उनकी भाषा सुन रहा था, हर दूसरा तीसरा शब्द उनका अंग्रेजी का था। तो प्रॉब्लम आपकी इसलिए नहीं है क्योंकि आप अंग्रेजी बोल लेते हैं, मगर जो अंग्रेजी नहीं बोलता है वो ये नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम है कि मतलब आपको फाइनेंशियल सपोर्ट, बैंक सपोर्ट नहीं दिया जाता है, और जब दिया जाता है तो आप में मतलब इतनी जानकारी नहीं है और आपको बीच मिडिल मैन उठा के खा जाता है। तो ये दो बड़े प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम है कि आपकी सुनवाई के लिए एक मतलब मंत्रालय या एक सेंटर या एक सिस्टम नहीं है। हाँ, मंत्रालय का सर होना जरूरी है। और जैसा कि अभी इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कहा, सर आपको मैंने डिटेल से बताया था कि श्री राजीव गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना हम लोगों के लिए आपके द्वारा यहाँ पर लागू की गई पूरे हिंदुस्तान में, और उसका लाभ हमें 2008 में बहुत ज़बरदस्त मिला, और शायद हिंदुस्तान का पहला शहर है मुरादाबाद कि यहाँ 1 लाख कार्ड भरे गए थे और उसका लाभ पूरे मंडल को मिला था। लेकिन आज वो हमारी स्कीम मर्ज कर दी गई बीपीएल कार्ड में। आज हम लोग उस लाभ से वांछित हो गए, हम अलहदा हो गए। आज हम लोगों के पास वो राजीव गांधी स्वास्थ्य बीमा कार्ड योजना का कोई भी लाभ नहीं। तो यहाँ पे मतलब मुरादाबाद में, और मुझे कहा अलीगढ़ में ब्रास का होता है, कानपुर में लेदर का होता है जी, हाँ, सहारनपुर में लकड़ी का कारीगर सर। तो ये सब कारीगर अलग अलग कारीगर हैं सब आर्टिजन। अच्छा, और यूपी के बाहर? यूपी के बाहर सर अगर हम उड़ीसा, तमिलनाडु में मतलब साड़ी का काम होता है, वो भी इसी में आएगा? सर मोरपंखी का काम है, बेत का काम है, लकड़ी के नक्काशियों का काम है, केले में इंडस्ट्री में हमारा बहुत आर्टिजन है, जो कुम्हार का काम है जी, कुम्हार बढ़ाई भी इसमें आएगा जी सर। हमारी महिलाएं तो यहाँ बैठी हैं। आधा हिंदुस्तान हो गया ये सर हम यही, अरे वाह सर। और आपके पास मंत्रिमंडल नहीं है जी सर। हिंदुस्तान के अंदर दस्तकार को जब ऋण दिया जाता है, जब लोन दिया जाता है, उसको 12% ब्याज दिया जाता है। जब बुनकर को ऋण दिया जाता है तो उसमें 4% ब्याज दिया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए जी सर, ये जो आपने कैटेगरी बनाई है, इसमें हमने कहा कि जो ब्रास का काम करते हैं, कारपेट का काम करते हैं, साड़ी बनाने का काम करते हैं, ये लोग आते हैं। जो मान लो चौकीदारी का काम करता है, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो इस कैटेगरी में आएगा या नहीं? वो नहीं आएगा। तो मतलब जो अपने हाथ से काम करता है वो इस कैटेगरी में आएगा। सर कश्मीर से लेकर ये पहचान पत्र है हस्तशिल्प का, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा जारी किया जाता है। जो हमारा हस्तशिल्प का कारीगर है, चाहे वो बुनकर है, चाहे वो लकड़ी में काम करने वाला है, चाहे किसी में, उसका एक कार्ड जारी किया। कश्मीर से लेकर के सर, और आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सब जगह हैंडीक्राफ्ट है। माने बंगाल में यदि हम जाते हैं तो वहाँ हमें जूट। भैया आपने बोल लिया, अब भैया अब भैया जी सर। पहले तो मैं आपको महिलाएं 50% जो हमारे जरी का काम है, जरदोजी का काम है, जो कड़े हुए सूट आते हैं, वो सब हमारी महिलाओं की देन होती है। इसमें टेलर भी आएगा? टेलर नहीं है सर,
टेलर क्यों नहीं है? टेलर भी आएगा इसमें? नहीं सर, टेलर नहीं है सर। हमारा नहीं हमारे यहाँ मेरे माँ के घर में एक टेलर काम करते हैं, वो नेहरू जी के समय से हैं, वो भी कारीगर हैं, वो भी आर्टिसन है, वो क्यों नहीं आएंगे? फिर वो मेरी शिकायत करेंगे, वो कहेंगे मुझे मरवा दिया आपने, है ना? अच्छा भाई, अब आप एक मिनट में बोलिए प्लीज। मैं बहरहाल थोड़ी तफसील नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि मौका नहीं है मेरा ख्याल है, लेकिन कुछ बिंदु जो मैंने इसमें लिखे हैं अपने मेमोरेंडम में, अगर वाकई हम सिंसियर हैं और आर्टिजन को आगे अपलिफ्ट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि यहाँ का एक्सपोर्ट बढ़े, जैसा कि आपको मालूम हुआ अभी ये मोहनजोदाड़ो और अकबर शासन काल से अंग्रेजी का कार्यकाल है, तो ये इसकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। और अभी मेरे अभी एक साथी ने ये कहा कि 62 में मलका एलिज़ाबेथ आई थी, तो मुझे ये गर्व है कि मेरे वालिद मोहतरम ही उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर हुए थे, ये मेरे लिए। लेकिन मैं सिर्फ लंबी चौड़ी बात न करके चंद बिंदुओं को कुछ साथियों ने हमारे रख दिए हैं, जैसे कि कच्चा माल, ये एक बेसिक एनिमिटीज हैं। अगर कच्चा माल ही हमारे पास नहीं होगा तो हम आगे क्या करेंगे? कच्चा माल हमें इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास वसाइल और ज़राए नहीं है, इसलिए भारत और केंद्र सरकार के जो बहुत से विभाग हैं, PSUs हैं, सेंट्रल स्टोर्स हैं, वगैरह वगैरह सब चीज़ें हैं, अगर वो आप उनको रिज़र्व करा के मुरादाबाद के आर्टिज़न को, जहाँ से 3750 करोड़ की फॉरेन एक्सचेंज हिंदुस्तान में हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में सबसे बड़ा सेंटर मुरादाबाद है, अगर इस सेंटर को ग्रोथ करें तो हम 5000 करोड़ तक ले जा सकते हैं, 10,000 करोड़ तक। तो क्या हम वो माल हम बिचौलियों के माध्यम से तो मुरादाबाद लाते हैं, हम ऑक्शन से लाते हैं। यहाँ आपके सामने बेपढ़े लिखे लोग बैठे हैं, 90% जो अंगूठा छाप हैं वो ऑक्शन के प्रोसेस में कहाँ जाएंगे और कहाँ से इतना पैसा लाएंगे कि वो सिक्योरिटी जमा करें और ये जमा करें और अर्नेस्ट मनी जमा करें और फिर माल लें और 3 महीने प्रोसेस। तो आप सिर्फ रिजर्व करा के उसे सब्सिडाइज प्राइस पे एक्साइज फ्री। देखिए बदकिस्मती क्या है, यहाँ जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उनको तो एक्साइज का मॉडरेट मिलता है, और आपके ये जो दस्तकार जिन्हें आपने गली गली जाके देखा है, इसको बेचारे को एक्साइज का कोई मॉडरेट नहीं मिलता, तो इसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रेगुलरली। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को मिल रहा है जो SSI में आती हैं, जो माइक्रो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कराती है उसको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो अगर आप रिजर्व करा के एक्साइज फ्री और सब्सिडाइज 20% है, तो चाइना क्या दुनिया के किसी मुल्क को हमारी दस्तकारी से आप बढ़ा दीजिए, हम आपसे ये वायदा करते हैं कि हम 10,000 करोड़ का आपको फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके 1 ही साल में दिखाएंगे। अच्छा भैया, अब मुझे बंद करना पड़ेगा। अच्छा एक बात और कहता हूँ, सिर्फ मार्केटिंग की बात चल रही थी, बाकी मैंने लिख दिया, मैं और ज़्यादा लंबी बात, मार्केटिंग की बात की गई है। यहाँ एक्सपोर्टर हमारे मार्केटिंग करते हैं, क्या आर्टिजन नहीं कर सकते जो खुद बनाते हैं? और आर्टिजन के लिए यहाँ मिनिस्ट्री टेक्सटाइल की एक सोसाइटी है, मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर, अगर आप उसको सर्विसेज दिला दें एक्सपोर्ट के लिए आर्टिजन को तो कोई बड़ी बात नहीं है, उन पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, सिर्फ एक आपके आदेश की ज़रूरत है। तो आर्टिजन अपनी प्रोडक्ट को उनके थ्रू डिस्प्ले करके और एक्सपोर्ट में दाखिल हो सकता है। इट इज़ वेरी इजी। थैंक यू। अच्छा, अब मुझे 2 शब्द बोलने दीजिए, 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। देखिए, पिछले 10 सालों में हमारी कोशिश रही है कि हिंदुस्तान की गरीब जनता के पैरों के नीचे हम अधिकार की एक फर्श बनाएं, भोजन का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, और इस फर्श से तकरीबन 15 करोड़ लोग गरीबी से निकले हैं और काफी लोगों को फायदा हुआ है। आज की मीटिंग में आपने मुझे बताया, और ये मैं काफी गहराई से समझ गया हूं, कि हिंदुस्तान में आर्टिजन्स सिर्फ ब्रास काम नहीं करते हैं, हिंदुस्तान में आर्टिजन्स 50, 60, 70% लोग हैं किसी ना किसी तरीके से। और जिस प्रकार से आपकी सुनवाई होनी चाहिए, चाहे वो मिनिस्ट्री की बात हो
चाहे वो आपका सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो अंग्रेजी की बात हो, जिस प्रकार से आपको दुनिया से जोड़ा जाना चाहिए, भाषा से, बिजली से, वो नहीं किया जा रहा है। उसका एक कारण है कि एक सेंट्रल जगह नहीं है जहां आप अपनी बात रख सको। और ये बहुत गहरी चीज आपने कही, इसको मैं समझ गया हूं। एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। ये मैंने आपसे एक मीटिंग की है और मुझे लग रहा है कि आपकी एक मीटिंग से यहां काम नहीं होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आपसे मैं थोड़ा लंबा रिश्ता बनाऊं और ऐसी 1-2 मीटिंग और होए, 10-15 साल के लिए रिश्ता, 20 साल 30 साल के लिए रिश्ता चले और आप जीवन भर, हाँ 30 साल, हाँ, तो ये रिश्ता लंबा होना चाहिए। मेरी कोशिश होगी कि जो भी मैं काम करूं उसमें जो हमारे स्किल्ड लेबर है, आर्टिजन कहो उसको, दस्तकार कहो उसको, स्किल्ड लेबर कहो, कि हिंदुस्तान में उसकी हम इज्जत बढ़ाएं। कि एक दिन ऐसा आए कि बच्चे ये ना कहें कि मैं भैया सिर्फ इंजीनियर बनना चाहता हूं, वही बच्चे कहें भैया मैंने IIT में नहीं जाना चाहता हूं, मैं ब्रास का काम करना चाहता हूं और मैं ब्रास की कंपनी बनाना चाहता हूं। तो ये मैं आपके साथ आस्ते आस्ते ये काम करना चाहता हूं। आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय दिया। एक प्रकार से आप अगर यहाँ नहीं होते तो अपना काम करते, आपका पैसा बनता, तो आपको कष्ट हुआ। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।